वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्टिविटी 1, 2, 3 एंड 4 समझा दिया था ऑफ यूनिट नंबर 3 पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो आज जो है वो मैं आपको एक्टिविटी नंबर 5 पढ़ाऊँगी ऑन द पेज नंबर 32। So, in activity number 5, the story of the blind man and the elephant is about different points of view. ये एक कहानी है या और किसके बारे में है? 6 ब्लाइंड मैन के बारे में जो अंधे होते हैं। ओके, अंधे होते हैं। ओके, और एक एलिफेंट जो है एक एनिमल है उसके बारे में ये एक अलग अलग व्यू पॉइंट्स के बारे में बताया गया। द स्टोरी बिगेन इन इंडिया, जो कहानी जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है? इंडिया से, बट नाउ इट हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पर अब ये पूरी दुनिया में ही ये फैल चुका है। ये पूरी जो स्टोरी है ओके, ये पूरी दुनिया में ही काफ़ी फेमस हो चुकी है। इट्स पार्ट ऑफ मैनी रिलीजियंस एंड हैज़ मैनी वेरिएशंस। ये जो है काफ़ी रिलीजियंस का पार्ट और काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं इसके। This is one that was made into a poem by John Godfrey Saxe in the early 1870s. Okay. जो मतलब ये एक ऐसी पोएम है जिन्होंने जॉन गॉडफ्रे ने लिखी है। काफ़ी अच्छी पोएम, काफ़ी इंस्पायर होके, जो करीब अमेरिकन पोएट है ये। ओके, जो मिड 19th सेंचुरी में जो कर लिखी गई है। ठीक है, करीब 1870s में ये स्टोरी लिखी गई है। अब ये जो स्टोरी है ये काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, और यहाँ पे पोएट जो ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि जो बातें हम सुनते हैं, ठीक है, और हर एक किसी का पॉइंट ऑफ व्यू की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, सो अभी मैं आपको अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, पोएम रीड करना। सो रीड द पोएम, हेल्प क्लासमेट्स टू अंडरस्टैंड न्यू वर्ड्स एंड द मीनिंग ऑफ द पोएम। So, The Blind Man and the Elephant by John Godfrey Saxe and पहला है ये स्टोरी जो है अगर मैं आपको समझाऊंगी तो यहाँ पे करीब 6 ब्लाइंड मैन थे। गांव मतलब कि एक जगह एक गांव में रहा करते थे, जहाँ पे गांव वालों ने उनको किसी एनिमल यानी कि एलिफेंट के बारे में बताया गया था। और जो कि काफ़ी ये जो ब्लाइंड मैन है, इन्होंने सभी चीज़ें जो हैं उन्होंने जब सोचा और उन्होंने जब सुना इस एनिमल के बारे में, तो उनका मन किया कि काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी इनको जानने के लिए कि एलिफेंट जो है वो दरअसल मतलब होता कैसे है। तो इनको एक मतलब टच करके उस एलिफेंट को फील करना था। ओके, सो यहाँ पे भी स्टोरी स्टार्ट होती है। तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं। ओके, 6 के मतलब जो 6 ब्लाइंड मैन जो होते हैं वो जाते हैं और एलिफेंट के को टच करके क्या क्या एक्सपीरियंस होता है वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू वो बताते हैं। जैसे फर्स्ट है, इट वॉज 6 मैन ऑफ हिंदुस्तान। ये कहाँ, ये जो स्टोरी है वो कहाँ से बिलोंग करती है? इंडिया में ही रहने वाले ये 6 मैन होते हैं। ठीक है, जो ब्लाइंड होते हैं, तो इसलिए ये 6 मैन है हिंदुस्तान इंडिया में ही, जो काफ़ी टू लर्निंग मच इंक्लाइंड हु वेंट टू सी द एलिफेंट, यानी कि उनको एक मतलब कि ये देखने के लिए जाते हैं, एलिफेंट एक एनिमल को देखने के लिए जाते हैं जिन्होंने कभी भी आज तक ना कभी देखा, वैसे देख तो नहीं सकते, और ना उसको कभी टच किया, इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा देखना था, सीखना था टच करके। ठीक है, आपको पता होगा कि जो ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, जो ये एक डिसेबल्ड है, ठीक है, पर्सन, जो भी ऐसे लोग होते हैं उनकी 6th सेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, और ये क्या है, टच करने से इनको मतलब पता चल जाता है क्या है क्या नहीं। ओके, सो यही सब जो 6 ब्लाइंड मैन होते हैं जो जाते हैं और एलिफेंट को टच करके बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बताते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, सो ऑल ऑफ देम वर ब्लाइंड, और आपको सारे के सारे जो 6 मैन है वो ब्लाइंड ही होते हैं। ठीक है,
दैट ईच बाय ऑब्जर्वेशन माइट सेटिस्फाई हिज माइंड। तो हर कोई अपना अपना ऑब्जर्वेशन जाते हैं और वहाँ पे वो टच करके अपना अपना ऑब्जर्व, जो वो ऑब्जर्व करते हैं, जो उनको महसूस होता है बाय टचिंग, ठीक है, उससे वो अपने माइंड से सेटिस्फाई होकर वो उसको बताते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है। ओके, हर एक चीज़ को, हर एक पार्ट, जो भी एलिफेंट जो होता है, हर एक पार्ट को टच करके वो अपना अपना ओपिनियन देते हैं। Second, the first approached the elephant and happening to fall against his broad and sturdy side and once began to bawl. God bless me, but the elephant is very like a wall. अब जो पहला जो ब्लाइंड मैन होता है वो आगे जाता है, एलिफेंट के पास जाता है और वो उससे जस्ट मतलब कि वो एक बार उसको टच करके और अचानक से काफ़ी ब्रॉड और काफ़ी जो टफ साइड जो होता है, स्टर्डी यानी टफ साइड को टच करके वो क्या कहता है, बाउल यानी शाउट करके बोलता है कि गॉड मुझे जस्ट ब्लेस मी, मेरे पे कृपा करो। एंड लेकिन ये जो एलिफेंट है तो वो बिल्कुल ही एक दीवार की तरह है, लाइक अ वॉल, मतलब दीवार की तरह है। वो जो फर्स्ट मैन जो होता है वो कहाँ पे टच करता है, एलिफेंट के कौन से पार्ट को टच करता है, उसके बेली को, बेली मतलब उसके स्टमक को टच करते हुए कहता है कि ये जो एलिफेंट है ये तो बिल्कुल दीवार की तरह है, वॉल की तरह है। अब दूसरा वाला क्या कहता है, द सेकेंड feeling of the tusk cried, oh, what have we here, so very round and smooth and sharp? To me, this mighty clear, this wonder of an elephant is very like a spear. अब क्या होता है कि ये जो सेकंड मैन जो होता है, ये इसकी टस्क यानी कि अब जो दांत होते हैं ना, टीथ, उसको दांत को टच करके उसको फील करते हुए, मतलब रोते रोते कहता है कि अरे ये क्या है ऐसा राउंड राउंड सा, जो काफ़ी राउंड भी है, गोल है और काफ़ी स्मूथ है और थोड़ा थोड़ा शार्प भी है, और ये तो ऐसा लगता है जैसे ये तो कोई स्पीयर हो यानी तलवार हो, स्वॉर्ड हो। ओके, उसके तरह लगता है। कौन, सेकेंड वाला जो होता है टस्क को टच करके कहता है कि ये तो बिल्कुल एक स्पीयर की तरह है, ठीक है, एक स्वॉर्ड की तरह। अब नेक्स्ट क्या होता है, द थर्ड अप्रोच द एनिमल। अब जो थर्ड जो मैन जो होता है वो एनिमल के पास जाता है और वो एंड हैपनिंग टू टेक द स्क्विर्मिंग ट्रंक विद इन हिज हैंड्स, यानी कि और वो जैसे ही टच करने लगता है तो वो क्या होता है, उसके फुदकने वाली सूंड को टच करते हुए, ठीक है, और काफ़ी बोल्डली अप एंड स्पेक, स्पेक मतलब बोल, स्पोक, क्या बोलता है, I see quoth he, the elephant is very like a snake। यानी कि यहाँ पे जो है थर्ड मैन फुदकने वाली सूंड को टच करते हुए, अपने हाथों से टच करते हुए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट में और सेटिस्फाई होके बोलता है कि अरे ये जो एनिमल है ये तो उसकी जो सूंड है बिल्कुल एक स्नेक की तरह है, एक सांप की तरह है ये तो। अब नेक्स्ट क्या कहता है, द फोर्थ रीच्ड आउट एन एगर हैंड एंड फेल्ट अबाउट द नी एंड व्हाट मोस्ट दिस वंडरस बीस्ट इज लाइक इज माइटी प्लेन कॉथी दिस क्लियर इनफ द एलिफेंट इज वेरी लाइक अ ट्री। यानी कि अब क्या होता है, वो जो फोर्थ मैन होता है, फोर्थ मैन क्या होता है, वहाँ से उसका जो हैंड होता है काफ़ी कहाँ पे रीच होता है उसका, इसके नी की तरफ, ठीक है, जो एलिफेंट है उसके नी को टच करते हुए, फील करते हुए वो कहता है अरे ये जो जानवर है तो बिल्कुल चमत्कारी जानवर है, और इसका जो पराक्रमी जो मतलब ये तो एक बिल्कुल पराक्रमी मैदान की तरह है। और क्या कहता है फोर्थ मैन, कहता है कि ये तो बिल्कुल, ये एनिमल जो है क्लियर है कि ये तो बिल्कुल एक पेड़ की तरह, एक ट्री की तरह लग रहा है। ओके, तो फोर्थ मैन टच करते हुए इसकी नी को, ठीक है,
उसके घुटने को टच करते हुए कहता है कि ये तो एक चमत्कारी जानवर है, और कहता है कि ये तो बिल्कुल एक पेड़ की तरह लग रहा है। नाउ फिफ्थ वन क्या कहता है? द फिफ्थ हु चांस्ड टू टच द ईयर सेड, even the blindest man can tell what this resembles most. Deny the fact who can. This marvel of an elephant is very like a फैन। अब जो फिफ्थ मैन जो होता है वो एकदम मतलब एकदम आगे बढ़कर मतलब उसको चांस मिलता है कि वो उसके क्या टच करता है, उसके कानों को टच करता है, एलिफेंट के कान को यानी ईयर को टच करता है, और कहता है कि ये तो एक ऐसा कोई भी ब्लाइंडेस्ट से भी ब्लाइंडेस्ट मैन क्यों ना हो, ये बिल्कुल बता देगा एकदम से कि जैसे जैसे ही ये दिखता है, और वो बताएगा कि ये तो बिल्कुल एक चमत्कारी एक बिल्कुल ही हाथी का मतलब जो हाथी की तरह एक चमत्कार हाथी है, और उसके कानों को टच करके कहता है कि इट इज़ अ फैन, यानी कि फैन यानी विनोइंग प्लेटर, यानी हाथ से जो पंखा होता है जिससे हम हवा लेने के लिए हम यूज़ करते हैं, या फिर एक विनोइंग प्लेटर की तरह ये फैन है। ठीक है, एक फैन के पंखे की तरह, एक फैन की तरह, एक विनोइंग प्लेटर की तरह ये लग रहा है। कौन सा पार्ट लग रहा है? एलिफेंट का ईयर। जैसे फिफ्थ मैन एलिफेंट की ईयर को टच करता है और ये कहता है कि ये तो बिल्कुल चमत्कारी, तो कोई भी कह देगा कि इसका जो कान है मतलब ये उसके जैसे उसके कानों को टच करता है, और वो कहता है कि ये तो बिल्कुल एक फैन की तरह है। ठीक है, कौन सा फैन? विनोइंग प्लेटर की तरह। ओके, सो नेक्स्ट जो है सेवेंथ, द सिक्स्थ नो सूनर हैड बिगन अबाउट द बीस्ट टू grope then seizing on the swinging tail that fell within his scope, I see, quoth he, the elephant is very like a rope। यानी कि अब क्या होता है कि जो लास्ट जो सिक्स्थ मैन होता है वो बिल्कुल जल्द से उसके जल्दी में मतलब कि वो क्या किसको ये जो जानवर है बीस्ट यानी एनिमल, और ग्रुप मतलब कि उनकी तरह मतलब जो मतलब एकदम अंधे की तरह मतलब कि खोजना। ठीक है, अंधे की तरह खोजते हुए वो उसके झूलते पूंछ पर बिल्कुल एक ओके, सो क्या है कि जो सिक्स्थ मैन जो है वो बिल्कुल ही मतलब अंधे की तरह खोजते हुए और झूलते पूंछ पर जो जब्त करने वाली जो उसके दायरे में जो चीज़ यानी जो उसकी टेल पूंछ आती थी, ठीक है, उसको बिल्कुल ही टच करते हुए वो कहता है कि ये जो इसकी जो पूंछ है वो किस तरह है? एक रस्सी की तरह है। ठीक है, एक रोप मतलब एक रस्सी की तरह है इसकी पूंछ। ठीक है, जो उसके बिल्कुल आरे आ रहा था, ठीक है, इसके दायरे में आ रहा था, और इसलिए उसको टच करते हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल एक रस्सी की तरह है। एंड सो दिस मैन ऑफ हिंदुस्तान disputed loud and long, each in his own opinion, exceeding tough and strong, though each was partly in the right and all were in the wrong। सो क्या होता है, ये सब सिक्स मैन जो होते हैं अपने अंदर ही जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये अंदर ही अंदर विवाद करते हैं काफ़ी ज़ोरों से, एकदम काफ़ी लंबे समय के लिए एक दूसरे से विवाद करने लगते हैं। और इसमें क्या है कि हर कोई सिक्स मैन जो है सिक्स के सिक्स जो है वो अंधे होते हैं और ब्लाइंड होते हैं, उनको किसी को नहीं पता कि रियल में एक्चुअल में एलिफेंट होता कैसा है। तो वो जो सिक्स मैन जो है एलिफेंट के हर एक पार्ट को टच करते हुए वो अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। और एक्सीडिंग स्टिफ मतलब कि बिल्कुल अधिक कठोर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है, हर कोई अपने में भले ही वो अपने अपने वर्णन में, ठीक है, जो भी वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं वो है तो सही, बट है तो सही पर जो है पर एक्चुअली में वो गलत है। ठीक है,
इसका मॉरल क्या है कि सो ऑफन इन द थियोलॉजिक वॉर्स द डिस्प्यूटेंट्स आई विन rail on in utter ignorance of what each other mean and prate about an elephant not one of them has seen। इसका मॉरल ये है कि जो भी मतलब ज़्यादातर जो थियोलॉजिक वॉर्स होते हैं, ठीक है, थियोलॉजिक वॉर्स मतलब जो धर्मास्त्र युद्ध होता है, ठीक है, यानी कि थियोलॉजिक अगर कहे तो इट इज़ रिलेटिंग टू द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस बिलीफ। ओके, धर्मशास्त्र युद्ध में भी विवाद होता है और विन मतलब थिंक, वो सोचते हैं और अपने अपने जो भी ओपिनियंस होते हैं वो हर कोई एक दूसरे से देता है और इसी से क्या होता है, विवाद हो जाता है, ठीक है, इसी से काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, हर कोई अपना अपना ओपिनियन देता रहता है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। इसी तरीके से ये जो 6 मैन है ये अपना अपना ओपिनियन में कह रहे हैं कि मैं सही हूँ, मेरा सही है, ऐसा है, ये वैसा है। ओके, हर कोई अपना अपना ओपिनियन दे रहा है तो 6 के 6 जो ब्लाइंड मैन सही, बट एक्चुअली दे ऑल वर रॉन्ग, ठीक है, ये है तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सही है, बट अगर हम रियल देखें तो उनके हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो गलत था, ठीक है। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रेड मतलब हर वो क्या है, फुलिशली बातें कर रहे हैं एलिफेंट के बारे में, हर कोई अपना ओपिनियन दे रहा है। ओके, एकदम फुलिशली ओपिनियन दे जा रहे कि तो ऐसा होता है, इस तरह से होता है, ठीक है, फैन की तरह है, कोई टस की तरह है, कोई रस्सी की तरह है, ओके, कोई दीवार की तरह है, कोई सांप की तरह है, स्नेक की तरह है, तो हर कोई अपना अपना ओपिनियन दे रहा है। इसीलिए पर किसी ने भी रियल जो एलिफेंट है वो आज तक नहीं देखा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे पोएट जो है ये कन्वे करना चाह रहा है, हमें ये मॉरल देना चाह रहा है कि हमें हर एक दूसरे की ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए। ओके, हर कोई अपने अपने ओपिनियन में सही है, ठीक है, जो भी ओपिनियन देता है वो अपने में अगर देखा जाए तो सही है, इसलिए हमें हर एक ओपिनियन को सुनना चाहिए, पेशेंटली सुनना चाहिए, ठीक है, हमें विवाद नहीं करना चाहिए, हमें एक मतलब लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ओके, डिस्प्यूटेंट में नहीं पड़ना चाहिए, हमें विवाद नहीं करना चाहिए एक दूसरे के साथ। ओके, यही है मीनिंग इस पूरे स्टोरी का। आपको समझ में आया ये स्टोरी? ओके, इसमें कहा है कि रीड द पोएम अंडरलाइनिंग एनी वर्ड्स दैट आर अनफैमिलियर, जो भी अनफैमिलियर वर्ड्स उसको आपको अंडरलाइन करना है और आपको क्लास में से पूछना है, और ये सारे वर्ड्स जो आपको नहीं पता है उसके मीनिंग्स वर्ड्स को आपको ढूंढना है, अंडरलाइन करना है और उनके मीनिंग्स लिखकर आपको एक दूसरे की हेल्प करनी है और इस पोएम को समझना है और मीनिंग्स लिखने हैं। नाउ टेक आवर पेज नंबर 33। राइट द मीनिंग्स ऑफ एटलीस्ट 2 न्यू वर्ड्स यू लर्न, जो भी आपने नए एटलीस्ट 2 न्यू वर्ड्स जो आपने सीखे हैं और समझे हैं वो मीनिंग्स आपको यहाँ पे लिखना है। पहला है स्टडी मतलब टफ, बाउल मतलब शाउट करना, विन मतलब सोचना। अब मैंने और भी ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जो आप समझ सकते हो या आप ये पोएम को समझने में और ज़्यादा हेल्प होगी आपकी। कॉथ मीन्स कॉटेड या सेड, बोलना, किसने क्या बोला। हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान। स्पेक मीन्स स्पोक, बोलना। OFT यानी ऑफन। प्रेड मतलब चैटर करना, ओके, फुलिशली बात करना। ये सब मीनिंग्स हैं जो आप लिख सकते हो और ये आपको ये पोएम में समझने में और ज़्यादा हेल्प होगी। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 6, इसमें कहा है कि लाइक chaos reigns as traffic rules are ignored, the poem The Blind Man and the Elephant by John Godfrey shows the point of view of the poet and the points of view of other people। इसलिए इस पोएम जैसे आपको जो पोएम मतलब कि जो चैप्टर है आपको एक्टिविटी 1 में आपने जो पढ़ा था स्टोरी, ठीक है, आर्टिकल के बारे में पढ़ा था, वैसे ही सेम यहाँ पे पोएम आर्टिकल 1 में आपने पढ़ा था एक्टिविटी 1 में कि पुलिसमैन का जो ऑफिशियल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है और जो स्टूडेंट जो पासिंग बाय था उसके बारे में अपने अलग अलग ओपिनियंस आपने देखा। अब इस पोएम में भी आपने करीब 6 मैन के ओपिनियंस देखे जो काफ़ी एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है, और इसलिए ये जो मेन जो
पोएट है वो ये बता रहा है कि हर किसी का पॉइंट्स ऑफ व्यू जो है वो अलग होता है। सो यहाँ पे एक फिगर देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो जैसे एलिफेंट का जो उसने बेली टच किया था तो वो एक दीवार की तरह है, जो उसने पूंछ टच की थी रस्सी की तरह है, जो उसने जो नी यानी जो पैर लेग्स जो घुटने जो टच किए थे वो एक दीवार एक पिलर की तरह है, ठीक है। और जो फैन जो ईयर्स उसने टच किए थे एक फैन की तरह है, ओके। और जो दांत जो था टच किया वो एक स्पीयर यानी कि एक तलवार या तीर की तरह है। और जो सूंड जो था उन्होंने टच किया था वो एक उनको लगा कि एक स्नेक है, एक सांप है। तो इसी तरीके से हर एक लोगों का भी अलग अलग ओपिनियन होता है। सो हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ व्यू आर शोन इन द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, व्हाट आर दे? कौन कौन कितने पॉइंट्स आपको पता चला है इस पोएम में? तो करीब 6 पॉइंट्स पता चला है। व्यू ऑफ 6 ब्लाइंड मैन इन द पोएम कौन कौन से? फर्स्ट ब्लाइंड मैन फेल्ट दैट द एलिफेंट वॉज लाइक अ वॉल। पहला जो ब्लाइंड मैन है उसको क्या लगता है कि जो एलिफेंट है वो किसकी तरह है, मतलब कि उसकी एक वॉल की तरह है, उसको लगता है एलिफेंट जो एक दीवार की तरह है। दूसरा वाला कहता है कि वो जो एलिफेंट एक स्पीयर की तरह है, ठीक है। तीसरा वाला जो ब्लाइंड मैन है वो कहता है कि जो एलिफेंट एक सांप की तरह है, स्नेक की तरह। फोर्थ वन जो होता है ब्लाइंड मैन वो कहता है कि जो एलिफेंट है वो एक पेड़ की तरह है, ट्री की तरह। फिफ्थ वाला ब्लाइंड मैन है वो कहता है कि ये तो एक फैन है, एक विनोइंग प्लेटर की तरह है ये। और सिक्स्थ ब्लाइंड मैन कहता है ये जो एलिफेंट है ये एक रस्सी की तरह है। तो जैसे आपने देखा हर एक पर्सन का अलग अलग व्यू पॉइंट होता है, ओके। सो नाउ टेक आवर नेक्स्ट पेज नंबर 34। 3 stanzas of the poem are in the poet's point of view and the rest express other points of view। जो फर्स्ट जो 3 stanzas है वो जो पोएम में वो पोएट का पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया है, और बाकी जो रेस्ट जो बाकी जो बच्चे हैं स्टेंसास वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया है। तो आपको क्या बताना है, यू हैव टू शो द पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस्ड इन ईच स्टेंसास ऑन द चार्ट। आपको हर एक पॉइंट्स जो है व्यू आपको एक्सप्रेस करते हुए हर एक स्टेंसा में आपको इस चार्ट में लिखना है, एंड उसके अकॉर्डिंग टिक करना है स्टेंसा जो एक्सप्रेस कर रहा है मेन आइडिया ऑफ द पोएट। जो पोएट का जो मेन आइडिया है, जो भी स्टेंसा एक्सप्रेस कर रहा है या कोई भी मैन या कोई भी व्यक्ति जो भी मेन आइडिया जो एक्सप्रेस कर रहा है पोएट का, उसको आपको टिक करना है। यहाँ पे दिया हुआ स्टेंसास दिए हैं, टोटल 9 है। तो करीब पहला जो है वो हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज एक्सप्रेस, किसके पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस्ड है, तो यहाँ वो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे लिखना है और टिक करना है स्टेंसा जो एक्सप्रेस कर रहा है मेन आइडिया ऑफ द पोएट। तो सबसे पहला है हमें लिखना है फर्स्ट स्टेंसा जो है वो पोएट कह रहा है, जो बिल्कुल उसका मेन आइडिया के बारे में बताया जा रहा है, तो टिक करना है। उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स ब्लाइंड मैन के बारे में लिखना है। जो मेन आइडिया जो है, मतलब पोएट जो है वो उसमें क्या अपना मेन आइडिया के बारे में बता रहा है, नहीं, जो सेकंड से लेके 7 तक जो है वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे टिक नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे डैश डैश किया है, ओके। अब जो 8 और 9 है वो एक पोएट के मेन आइडिया जो है पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताया गया है, जिससे लिए मैंने यहाँ पे टिक किया है, कौन सा 8 और 9 में, ओके। तो इसी तरीके से आपको ये कंपेयर करना है चार्ट अपने क्लासमेट्स के साथ, और अगर आपका कोई दूसरा डिफरेंट आंसर्स है तो आपको डिस्कस करना है हर एक आइडिया को तब तक जब तक आप सब एग्री नहीं हो जाते हो कि कौन से स्टेंसेस में किसने क्या पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस किया है, ठीक है। तो ये था आपका एक्टिविटी नंबर 6, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्टिविटी 7, 8, 9 एंड 10 एंड 11 करवाऊंगी मैं आपको, ठीक है। तब तक के लिए आप ये जो पोएम है इसको अच्छे से समझो, ठीक है, ये और ये एक्टिविटीज़ कर लीजिएगा आप। एंड टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे।